कि अब सरेंडर मोदी के बाद सरेंडर राजनाथ सिंह। साफ यह है कि नरेंद्र मोदी की सरेंडर नीति है जिसमें वो पाकिस्तान के लिए नरमी दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। इन्होंने यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र नहीं किया, पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। पिछले महीने में पाकिस्तान ने जो अमेरिका के लिए किया है और अमेरिका जो पाकिस्तान की सराहना कर रहा है वो सबके सामने है, और दूसरे देश भी शायद पाकिस्तान के साथ ज्यादा एंगेज कर रहे हैं। आप ही कह रही हैं कि हल्का लग रहा है आपको, मुझे तो लगता है पूरा पॉलिसी शिफ्ट है। उस स्पीच जो प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को दिया था, उस स्पीच को फिर से देखा जाए। उसमें उन्होंने कहा कि मतलब पाकिस्तान का नाम 4-5 बार इस्तेमाल किया। जो भी टेररिज्म होगा, टेररिस्ट एक्ट, एक एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर, ये इनका नया नॉर्मल था। तो पूछना पड़ेगा कि क्या पूरी नीति बदल रही है, कि क्या अमेरिका भारत के ऊपर दबाव डाल के ये कह रहा है कि आपको ड्रॉप करना पड़ेगा पाकिस्तान का नाम। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसा लगा कि युद्ध होने वाला है तो लोगों का जो सपोर्ट था थोड़ा सा कम हो गया। अब 1 साल बाद पूरा रुख बदल गया है। पाकिस्तान को आई थिंक काफी सारा वर्ल्ड सपोर्ट भी मिला है कि मेरी वफा में, मेरी प्यार में कहाँ कमी रह गई अमेरिका, फिर भी आप मुझे इस तरह से सजा दे रहे हैं। हम अमेरिका से ये उम्मीद नहीं रखते थे कि अमेरिका हमारे साथ इतना करेगा कि टैरिफ भी रखेगा, सैंक्शंस भी लगाएगा, रूस के खिलाफ तेल कम करवाएगा, और फिर भी आज अमेरिका पाकिस्तान के साथ कि एक ऐसी सरकार जो ये कहती है कि वो विश्व गुरु भारत को उसने बना दिया है, वो विश्व के ही पटल पर एक ग्लोबल स्टेज पर ही लगातार फेल हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, पहलगाम का 1 साल पूरे होने पर मैंने आपके सामने कार्यक्रम पेश किया था, और पहलगाम के सिर्फ कुछ दिन गुजरने के बाद एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान आया है इस वक्त देश के रक्षा मंत्री की तरफ से, जो कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब, कोई देश नहीं होता। क्या मायने हैं इस बात के? वो सरकार जो पिछले 12 साल से और ख़ासकर पहलगाम हमले के बाद से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश हुई, क्योंकि भारत की सरकार ये कहती है कि आतंकवाद का देश है और उस देश का नाम है पाकिस्तान। चलिए मज़हब को तो थोड़ी देर के लिए अगर दूर भी रख दें कि ऐसा कोई भारत की सरकार का स्टैंड नहीं रहा, लेकिन इसको किस तरह से देखा जाए? जो कांग्रेस पार्टी है इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है, जाहिर है ऑपोजिशन वो ये कह रहे हैं कि अब सरेंडर मोदी के बाद सरेंडर राजनाथ सिंह। और इसमें भी सोचिए आप, आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे लगता है बहुत कम ऐसे बयान आए हैं रक्षा मंत्री के या विदेश मंत्री के जिसमें इस तरह से नाम लिया गया है। क्या भारत की नीति आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान को लेकर बदल रही है वैश्विक पटल पर? क्या वाकई ये माने कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद को लेकर जो पूरी स्थिति है और जो रिश्ते हैं वो बदल जाएंगे? क्या वाकई जैसे कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो पाकिस्तान आतंक का सरगना रहा है उसे भारत के रक्षा मंत्री वैश्विक मंच से क्लीन चिट दे रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। वो ये कह रहे हैं कि ये बेहद शर्मनाक है। साफ ये है कि नरेंद्र मोदी की सरेंडर नीति है जिसमें वो पाकिस्तान के लिए नरमी दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। रक्षा मंत्री का यह बयान राष्ट्र विरोधी है, इसके लिए हिंदुस्तान की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। सुहासिनी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ये जो आखिरी लाइन है, मुझे लगता है यही सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के तहत ऐसा कोई बयान दिया जा रहा है? देखिए आरफा, एक तो हमें याद रखना पड़ेगा कि इसका परिप्रेक्ष्य क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या था। राजनाथ सिंह एससीओ में ये बयान दे रहे थे। एससीओ में पाकिस्तान भी शामिल है। हालांकि पिछले सालों में हमने देखा है कि एससीओ में भारत का काफी कड़ा रुख रहा है, और सर्टेनली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मामले पे भारत ने ऑलवेज बयान ऐसे दिए हैं जो काफी कठोर हैं पाकिस्तान के मामले में। तो उनकी तुलना में जो राजनाथ सिंह जी ने कहा है, आई थिंक ये थोड़ा सा नर्म लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि इसका कोई देश नहीं है, कोई मजहब नहीं है। हालांकि जो कह रहे हैं वो अलग अलग वक्तों पे शायद हर सरकार ने कहा है कि हम समझते हैं कि जो दहशतगर्द होते हैं उनका कोई ईमान, धर्म, कोई भी देश नहीं होता है। लेकिन राजनाथ सिंह जी का ये कहना, जब हम अभी पहलगाम के फर्स्ट ईयर पे इतनी बातचीत हो रही है, ये सर्टेनली आई थिंक अनयूजुअल लगा है। आपको ये भी याद होगा आरफा कि जब पहलगाम का के 1 साल का जो दिन था, अप्रैल 22 को, हमने जो प्राइम मिनिस्टर से, रक्षा मंत्री से, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से
जो उनके बयान हमने देखे थे उसमें भी उन्होंने काफी मतलब इन अ वेरी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल वे उन्होंने कहा, रिमेंबरिंग द इनोसेंट लाइव्स लॉस्ट इन द gruesome Pahalgam terror attack on this day this year, this will never be forgotten. As a nation we stand united in grief. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द है. India will never bow to any form of terror. The heinous designs of terrorists will never succeed. लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र नहीं किया, पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया. वो जो ग्रुप था जो जिसको सरकार ने कहा था उनको जिम्मेदार ठहराया था, TRF, जो सिक्योरिटी फोर्सेस बिलीव करते हैं कि लश्कर-ए-तोयबा का एक अंग है, उसके खिलाफ भी उन्होंने कोई मतलब शब्द यूज नहीं किया है. तो जरूर इस वजह से लोग शायद सोच रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है कि भारत का रुख पिछले साल से इस साल थोड़ा कम हो गया है. एक तो मैं कहूंगी कि ये बयान SCO में दिया जा रहा था. दूसरा था कि ये बयान तब दिया जा रहा है जब वर्ल्ड में जाहिर है बहुत उथल पुथल है और इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर तनाव ज्यादा हो जाए तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है. तीसरी बात ये जरूर है कि पिछले महीने में पाकिस्तान ने जो अमेरिका के लिए किया है और अमेरिका जो पाकिस्तान की सराहना कर रहा है वो सबके सामने है, और दूसरे देश भी शायद पाकिस्तान के साथ ज्यादा इंगेज कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है ईरान और US के बीच में. ये सब रीजंस हो सकती है. मैं ज्यादा मतलब स्पेकुलेशन नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने कहा ये कॉन्टेक्स्ट में उससे काफी अलग है जो पहले कहा जा रहा है. सुहासिनी, कहीं से भी पकड़ी जाए, देखिए नाक या तो यहाँ से मैं पकड़ लूँ या पीछे से आके मैं पकड़ लूँ, नाक ही पकड़ रही हूँ आखिर, चाहे जैसे भी माना जाए. पूरा ये आप ही कह रही हैं कि हल्का लग रहा है आपको, मुझे तो लगता है पूरा पॉलिसी शिफ्ट है. क्योंकि फर्ज कीजिए जरा एक लम्हे के लिए कि अगर ऐसा कोई बयान एक विदेशी धरती पर, किर्गिस्तान में कह रहे हैं यहाँ पर हमारे रक्षा मंत्री, वो भी रक्षा मंत्री कह रहे हैं, ऐसे नहीं कि बीजेपी का कोई छोटा मोटा नेता कह गया हो. SCO की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ये कह रहे हैं. फर्ज कीजिए अगर राहुल गांधी ने ये नहीं बल्कि इससे आधी बात भी कह दी होती, तो आप बताइए कि क्या वाकई किस तरह का जो राजनीतिक तूफान आ गया होता. देखिए, पहले मैं राजनीतिक मामलों में ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पिछले साल जो हमने देखे हैं, जिस तरह के कड़ी से कड़े बयान देखे हैं भारत सरकार के साइड से, उसके तुलना में तो ये बहुत एज यू सेड काफी नरम सा उनका है रुख. दूसरी बात ये है कि जो सरकार अब तक कह रही थी, आपको याद होगा मई 12 को जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था, जब सीज फायर हो गया था, और मैं जरूर कहूंगी कि उस स्पीच जो प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को दिया था, उस स्पीच को फिर से देखा जाए. उसमें उन्होंने कहा कि मतलब पाकिस्तान का नाम 4-5 बार इस्तेमाल किया. उसके बाद उन्होंने कहा कि अब एक नई नॉर्मल बनी है, हम देश और मतलब जो दहशतगर्द हैं और उनके जो हैंडलर्स हैं, उनके जो स्पॉन्सर्स स्टेट में हैं, उनके बीच में हम कोई फासला नहीं देखते हैं, हम दोनों को अटैक करेंगे. न्यूक्लियर तक उन्होंने बोल दिया कि कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल हमारे साथ काम नहीं करेगी. इसका मतलब है कि अगर कोई जैसे रिस्क हो न्यूक्लियर का, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर उन्होंने कहा कि जो भी टेररिज्म होगा, टेररिस्ट एक्ट, एक एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर. ये इनका नया नॉर्मल था, न्यू रेड लाइंस जो प्रधानमंत्री ने कहे थे. तो अगर आप उसके साथ ये रुख को देखें, जहां वो बेसिकली कह रहे हैं जो शायद कुछ साल पहले भारत में सरकारें कहती थी, तो पूछना पड़ेगा कि क्या पूरी नीति बदल रही है या सिर्फ इनके जो पब्लिक में इनके जो स्टेटमेंट्स हैं या शायद इंटरनेशनल जो स्टेटमेंट्स बना रहे हैं वो क्या बदले हैं. अभी तक मैं भी कहूंगी आरफा की अब इतनी जल्दी हम शायद नहीं कह सकते कि पूरी नीति इनकी बदल गई है. बिल्कुल, बहुत आप बेहतरीन बात कह रही हैं और दर्शकों की मैं थोड़ा फ़ायदे के लिए 2 बातें दोहराना चाहती हूँ और आपने बड़ा अच्छा किया कि इसको याद दिलाया. पहली बात तो आपने ये भी कि न सिर्फ कि आतंकवाद बल्कि आतंकवाद के प्रायोजकों को, जो सीधे तौर पर पाकिस्तान की सरकार के ऊपर निशाना था, कि आतंकवाद और आतंकवाद के प्रायोजकों को हम सबक सिखाएंगे. दूसरी बड़ी बात, जिस रेड लाइन का आपने जिक्र किया, जिसको कई जो रक्षा और सुरक्षा के जानकार हैं उन्होंने कहा कि बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि भारत ने अपने को कहीं ना कहीं फंसा लिया, रस्सी में बांध लिया, ये कहते हुए कि अब जो
जो भी आतंकवाद की नई घटना होगी उसके बाद भारत को युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भाई आतंकवाद का मतलब वो एक्ट ऑफ वॉर यानी कि एक युद्ध के ऐलान के तौर पे माना जाएगा। तो वहां से उस सीढ़ी के ऊपर से चढ़ते हुए यहां उतर रहे हैं। आपके पहले सवाल के जवाब में से मुझे सवाल मिला है, वो सवाल ये है, आप ये कह रही हैं पाकिस्तान जो कर रहा है अमेरिका के लिए, तो अमेरिका को भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या मैं इससे ये समझूं, मुझे सुधारिए अगर मैं गलत हूं, कि क्या अमेरिका भारत के ऊपर दबाव डाल के ये कह रहा है कि आपको ड्रॉप करना पड़ेगा पाकिस्तान का नाम? नहीं, मैं कहना चाह रही थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय आज माहौल है, कि 1 साल पहले जो माहौल भारत पा रहा था, वहां पर दहशतगर्दी के खिलाफ काफी मतलब दुनिया में एक सॉलिडारिटी थी कि जो भी देश थे वो भारत के साथ थे इस पे कि पहलगाम जब हुआ था, आपको याद होगा किस तरह से लोगों ने मैसेजेस भेजे थे। लेकिन तब से अगर आप आज का दिन देख लें, बल्कि तभी आप देख लें कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसा लगा कि युद्ध होने वाला है, तो लोगों का जो सपोर्ट था थोड़ा सा कम हो गया। इसकी वजह से सरकार को फिर वो डेलीगेशंस भेजने पड़े मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की, फिर उनको दूसरी दूसरी जगह जाने, 30 या 35 जगह जाके भारत का पक्ष रखना पड़ा। अब 1 साल बाद पूरा रुख बदल गया है। अब फोकस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, फोकस यूएस और ईरान के बीच में है, और वहां पे जो काम पाकिस्तान कर रहा है उसकी वजह पाकिस्तान को आई थिंक काफी सारा वर्ल्ड सपोर्ट भी मिला है। तो इस वक्त ये कहना कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ है और भारत पाकिस्तान से जस्टिस चाहता है या दहशतगर्दी के खिलाफ जाता है, शायद सरकार को लगा कि ये वो माहौल नहीं है जहां पर ये सब कहा जा सके। लेकिन मुझे जरूर लगता है कि रक्षा मंत्री जब वापस आएंगे उनको ये पूछा जाएगा और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को भी पूछा जाएगा कि क्या ये अब आपका रुख है, क्या ये नीति आपकी बदली है, या क्यों बिकॉज आपको लगा कि शायद कोई सुनने वाला नहीं है आज तो आपने ये कह दिया। और इसके साथ साथ ये भी याद दिलाना चाहती हूँ सुहासिनी आपको, अभी इसको 2 दिन भी नहीं गुजरे हैं जब राम माधव जाके अमेरिका में हडसन इंस्टीट्यूट में ये कह के आए कि भाई मोदी जी देखिए अमेरिका हमने तो सब कुछ आपके लिए कुर्बान कर दिया, हमने तेल खरीदना बंद कर दिया ईरान और रूस से, और देखिए हमने आपसे टैरिफ को भी बर्दाश्त कर लिया, हमसे कहाँ गलती हो गई, हमसे खता कहाँ हो गई, क्यों हम अभी भी पीछे पड़े हुए हैं। बिल्कुल मैं कोई भी एग्जैजरेशन नहीं कर रही हूँ सुहासिनी, इन्हीं शब्दों में राम माधव ने कहा। और उसके बाद उस क्लाइम डाउन के बाद यानी कि बिल्कुल इस तरह से कह रहे थे कि मेरी वफा में मेरी प्यार में कहां कमी रह गई अमेरिका, फिर भी आप मुझे इस तरह से सजा दे रहे हैं। उस भाषा से लेकर अब राजनाथ सिंह की ये भाषा को क्या दोनों को कनेक्ट भी कर रही हैं आप? भारत अपना कहना चाहता था कि हम अमेरिका से ये उम्मीद नहीं रखते थे कि अमेरिका हमारे साथ इतना करेगा कि टैरिफ भी रखेगा, सैंक्शंस भी लगाएगा, रूस के खिलाफ तेल कम करवाएगा, और फिर भी आज अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, ये कहा नहीं गया था। लेकिन एक जैसे हर्ट फील था पूरे माहौल में जो हम सुन रहे थे, तो उसी मतलब कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक राम माधव जी ने भी कहा कि देखो हम पीछे कहाँ थे जब उनको कहा गया। अमेरिकन एक एनालिस्ट थी, तो जब उन्होंने कहा कि इंडिया को भी अमेरिका को खुश रखना पड़ेगा, उन्होंने कहा हम कहाँ पीछे रह गए थे, हमने ये भी किया। अब ये प्रॉब्लम आरफा आपको याद होगा कि सरकार ने कभी नहीं कहा है कि वो अमेरिका के दबाव में, बल्कि उसके उल्टा कह रहे हैं कि अमेरिका के दबाव में ये सब किया था। तो जब जब उन्होंने कुछ कहा हमने मान लिया। अब उन्होंने कहा कि 1 महीने के लिए आप रूस से तेल ले सकते हो, तो हमने ले लिया। अब उन्होंने कहा 1 और महीना आप ले सकते हो, तो अब हम और ले रहे हैं। ईरान को उन्होंने बंद कर दिया, हम ईरान का बंद करें। तो मैं इतनी लंबी चौड़ी बात इसलिए कह रही हूँ कि सरकार ने हालांकि कभी नहीं माना है, बल्कि उसका उल्टा कहा है कि सरकार ने कभी नहीं माना है कि वो अमेरिका के दबाव में ये सब कर रहा था। लेकिन हम सब के लिए जाहिर है, तो आई थिंक जब राम माधव जी कह रहे थे तो वो बस यही कह रहे थे जो सब जानते हैं, जो सब हम पहले ही जानते हैं। और वो एक तरह का नायाब एक लम्हा था जब पहली बार एक तरह से कन्फेशन जिसे कहते हैं, कबूलनामे के तौर पर उनका ये बयान आ गया, और जाहिर है उसके बाद वो कहने लगे कि हम माफ़ी मांग रहे हैं वो सब। लेकिन इससे मुझे याद आया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुहासिनी एक ऐसी सरकार, आप फिर कहेंगी कि घरेलू राजनीति पे आप कमेंट नहीं करना चाहती हैं, आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन मैं तो कम से कम कमेंट कर सकती हूँ कि एक ऐसी सरकार जो ये कहती है कि वो विश्व गुरु भारत को उसने बना दिया है, वो विश्व के ही पटल पर
एक ग्लोबल स्टेज पर ही लगातार फेल हो रही है। अब इसी स्टेज पर भी आप ये देखिए, जो पूरी हमारी विदेश नीति है उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान सेंट्रिक है। उसके अलावा यूएस को लेकर भी हम लगातार पिछले 1 साल से, जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं प्रेसिडेंट और जब से सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, एक के बाद एक गलतियां। अभी भी ईरान वॉर से ठीक पहले प्रधानमंत्री चले गए इजराइल। अब आपकी ये रिपोर्ट में देख रही हूं कि जो ब्रिक्स समिट हुई थी डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स की, उनमें भी हम स्टेटमेंट तक जारी नहीं कर पाए। और ब्रिक्स सोचिए जिसकी अध्यक्षता हम कर रहे हैं। भारत अब इजराइल के लिए ब्रिक्स में लैंग्वेज में बदलाव लाना चाहता है। अब क्या वो इसमें सफल हो सकता है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इस मीटिंग में तो बहुत जाहिर था कि उनके साथ कोई भी देश नहीं खड़ा था इस मामले पे। लेकिन इस बातचीत पे लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ था। मुझे लगता है राजनाथ सिंह जब घर लौटेंगे तो बहुत सारे सवाल उनका मुंह बाए खड़े होंगे, उन्हें जवाब देने होगा इस बात का। और मुझे लगता है कि आप और हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ ये बहस की शुरुआत है। अभी इस मुद्दे पर मुझे लगता है और बहस होनी है। जब वो वापस लौटेंगे विपक्ष उनको घेरेगा और फिर एक नया साइकिल शुरू होगा।